नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स के समाचार चक्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हम चर्चा करेंगे प्रमुख समाचारों की और उस घटनाक्रम की जो बीते 24 घंटे में घटित हुआ या जो चर्चा में रहा, ऐसी घटनाओं की, ऐसे समाचारों की। पिछले 24 घंटे में जो सर्वाधिक चर्चित समाचार रहा है देश में, उसमें एक है ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार। ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से भ्रष्टाचार का घुन लगा है और ये देश के व्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती बन गया है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर और लोकसभा में विपक्ष के व्यवहार पर। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की चर्चा। उत्तर प्रदेश में एक चर्चित आईएएस रहे हैं जो लखनऊ के डीएम भी रहे और कौशाम्बी के डीएम रहे, लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे। उनका नाम है सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह के आवास पर कल सीबीआई ने छापा मारा और छापे में करोड़ों रुपए की संपत्ति और दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों के बरामद हुए। आरोप है कि उन्होंने 2012 से 2014 के बीच कौशाम्बी का जिलाधिकारी रहते हुए खनन के कई गलत ढंग से पट्टे दिए। 2 नए पट्टे दिए जो कि नियम विरुद्ध थे, जिसमें ई टेंडरिंग की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, और 9 पुराने पट्टों का नवीनीकरण कर दिया गया जिनका नवीनीकरण नहीं होने वाला था या नहीं होना चाहिए था। करोड़ों रुपए का उसमें आरोप है कि अनियमितताएं हुई और सीबीआई को ये मामला हाई कोर्ट के निर्देश पर गया। दूसरी ब्यूरोक्रेसी में अनियमितता और भ्रष्टाचार की खबर राजस्थान की है। राजस्थान में एक आईपीएस अधिकारी मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। उन पर भी घूसखोरी का आरोप है। एक निर्माण कंपनी से 38 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। ये दोनों घटनाएं एक ही दिन की हैं, एक ही दिन में घटित हुई, स्थान अलग अलग हैं, लेकिन देश की ब्यूरोक्रेसी पर ये सवाल है। आखिर सवाल यह है कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी, जिस पर देश की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व है, ये माना जाता है, एक आम धारणा भी है कि देश चलाने का काम अधिकारी करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करती है, नौकरशाही करती है। लेकिन नौकरशाही ही जब इस तरह से अनियमितताओं में लिप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, तो देश का क्या होगा। एक मान्यता है, कहा जाता है कि देश में 4 स्तंभ हैं जिन पर हमारा देश का संपूर्ण तांत्रिक ढांचा, सब व्यवस्थाएं टिकी हैं। उसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया या पत्रकारिता को माना जाता है। इसमें कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कार्यपालिका का ढांचा जिस तरह प्रभावित हो रहा है, चिंतनीय है और बहुत सोचनीय भी है। इस पर पूरे देश को विचार करना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी के उन अधिकारियों को, युवा अधिकारियों को, इसके लिए आगे भी आना पड़ेगा कि कैसे अपनी छवि सुधारें और देश ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, समाज ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको निभाएं ठीक ढंग से। दूसरी जो प्रमुख चर्चा हमें करनी है आज, ये है लोकसभा में और राज्यसभा में जो विपक्ष का व्यवहार है। हमारे देश का बजट निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया 1 फरवरी को। उस पर के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, बजट पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने, ठीक है विपक्ष की आपत्तियां होंगी, पक्ष विपक्ष हो सकता है क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अपनी बात कहें, हंगामा ना करें। कल जिस तरह दोनों सदनों को नहीं चलने दिया गया, ये भी कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। अब किसान बिल को लेकर या किसानों के मुद्दे को लेकर पूरी संसद को हाईजैक कर लेना, ये कहाँ तक न्याय संगत है। ठीक है, किसान बिल पर आपत्तियां हैं,
ये स्वीकार्य हैं उनको सदन के पटल पर रखना चाहिए, बहस करनी चाहिए और बजट पर भी बहस करनी चाहिए। बजट में क्या खामियां हैं ये विपक्ष को बताना चाहिए, बजाय इसके कि शोर शराबा करें, हंगामा करें। तो कल पूरे दिन दोनों सदन नहीं चले, ये भी बड़ी एक चिंता की बात है। किसान आंदोलन के बारे में जैसा कि अभी जानकारी आई है कि महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश टिकैत ने, जो कि एक तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के अगुवा बने हुए हैं, घोषणा की है कि आंदोलन अक्टूबर-नवंबर तक चलेगा। उन्होंने एक समय सीमा तय की है। आश्चर्य की बात है कि समय सीमा मांगे माने जाने तक होनी चाहिए कि हमारी मांग मानी जाएगी तब तक हम आंदोलन करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अक्टूबर-नवंबर तक आंदोलन करेंगे। ये समझ के परे है कि ये समय सीमा किस आधार पर और क्यों उन्होंने ये घोषित की है। शायद ये उनका रुझान राजनीतिक है और 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, अक्टूबर-नवंबर तक 2022 के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। ये शायद राजनीतिक माहौल बनाना चाहते हैं सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ, इसलिए इन्होंने अक्टूबर-नवंबर तक की बात कही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसान आंदोलनकारियों के जो व्यवहार है और जो उनके 26 जनवरी जैसा जो हुआ तांडव 26 जनवरी को लाल किला पर, उसे रोकने के लिए कुछ कड़े उपाय किए हैं, तारबंदी की है और कटीले तार लगाए गए हैं, जिसकी आलोचना भी हो रही है। अब ये बहस का विषय है, चर्चा का विषय है कि अपने देश के किसानों को रोकने के लिए कटीले तार लगाना कहाँ तक उचित है। ये एक बहस है, चर्चा है। दिल्ली पुलिस का अपना पक्ष है, किसानों का अपना पक्ष है, जनता तय करेगी। अब चर्चा करते हैं चौरी चौरा की घटना की। कल 4 फरवरी को चौरी चौरा गोरखपुर में जो स्थान है, वहाँ 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक घटना घटित हुई थी, जो कि चौरी चौरा में क्रांतिकारियों के प्रतिशोध की घटना के रूप में सामने आई। इसका शताब्दी वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्णय लिया है कि चौरी चौरा की घटना का प्रतिशोध का शताब्दी वर्ष पूरे साल मनाया जाएगा और भव्य रूप से मनाया जाएगा। पूरे प्रदेश में इसके आयोजन होंगे। इसका समारोह कल से शुरू हो रहा है। आज एक और अच्छी शुरुआत की चर्चा कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने अपना कैबिनेट की बैठक की और कैबिनेट में ये तय हुआ है कि इस बार का जो बजट होगा उत्तर प्रदेश का, वो पेपरलेस होगा, पूरी तरह कंप्यूटराइज होगा और अगली बैठकें भी कंप्यूटराइज ही होंगी, कैबिनेट भी पेपरलेस ही होगी। ये एक अच्छी शुरुआत है। एक तरह से ई गवर्नेंस की शुरुआत उत्तर प्रदेश में शासन की ओर से, सरकार की ओर से की गई है। ये आज के जो प्रमुख घटनाएं और समाचार हैं जिसकी हमने समाचार चक्र में चर्चा की। समाचार चक्र में अब चर्चा कर लेते हैं संपादकीय की। संपादकीय चर्चा में चारों अखबारों के संपादकीय टिप्पणी देखेंगे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत की। सभी चारों अखबारों ने अलग अलग विषयों पर संपादकीय लिखे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अमर उजाला का संपादकीय। इन्होंने जो म्यांमार में घटना घटित हुई है, सत्ता पलट हुई है, उस पर अपना संपादकीय लिखा है। देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला के संपादकीय का हेडिंग है 3 दशक बाद। इन्होंने लिखा है, म्यांमार में 75 वर्षीय आंग सान सू की सत्तारूढ़ पार्टी का तख्ता पलटकर उनके साथ कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की सेना की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखते हुए अप्रत्याशित बिल्कुल नहीं है। सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नवंबर में हुए आम चुनाव में भारी बहुमत हासिल किया था, मगर सेना और उसकी समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी USDP ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था और तभी से लगने लगा था कि सेना किसी भी क्षण स्टेट काउंसलर सू को सत्ता से बेदखल कर सकती है। अब देखते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण ने संसद में जो कल हंगामा हुआ उसको संपादकीय का विषय बनाया है। देखते हैं दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के संपादकीय का हेडिंग है,
बहस के बजाय हंगामा। दैनिक जागरण ने लिखा है, यह अजीब है कि सरकार की ओर से किसानों से संबंधित मसलों पर चर्चा के लिए सहमति व्यक्त किए जाने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई जिस तरह रह रहकर स्थगित हुई, उससे यही साबित होता है कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा करना ही था। ये कल का जो हंगामा सदन में हुआ उस पर उन्होंने संपादकीय दिया है। अब देखते हैं हिंदुस्तान ने एक संपादकीय लीक से हटकर अलग विषय पर दिया है। संसद में ये जानकारी दी गई कि कोरोना काल में एक वर्ष में जो सेवा करते हुए हमारे चिकित्सा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी, उनकी जो शहादत हुई है, उनको जो कोरोना में काम करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी है, उसके का डाटा जानकारी दी गई, उस पर उन्होंने संपादकीय लिखा है। देखते हैं हिंदुस्तान का संपादकीय। हिंदुस्तान ने संपादकीय का हेडिंग दिया है, सेवा में शहादत। हिंदुस्तान लिखता है, अब जब कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है और लोग उसके खौफ के साए से निकल मार्च पूर्व की ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे हैं, तब संसद में आई एक सूचना सचमुच देश के मर्म को छूने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया है कि बीती 22 जनवरी तक कोरोना के कारण देश में 162 डॉक्टर, 107 नर्स, 44 आशा वर्कर की मृत्यु हुई है। पहली कतार के कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान का जोखिम उठाते हुए मुल्क और मानवता की जिस तरह सेवा की है, वह सेवाभावी लोगों के लिए हमेशा एक लैंप पोस्ट का काम करेगी। ये संपादकीय है, उन लोगों को याद किया है जिन लोगों ने कोरोना से लड़ते हुए देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। अब नवभारत देखते हैं, नवभारत का संपादकीय। नवभारत ने संपादकीय दिया है, स्क्रैपिंग नीति का टॉनिक। नवभारत ने लिखा है, सोमवार को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषित करने वाली है, जिससे 20 साल से ऊपर की प्राइवेट गाड़ियों और 15 साल से ऊपर के कमर्शियल और सरकारी वाहन सड़कों से हटेंगे और नई गाड़ियों की खरीद का रास्ता साफ होगा। ये जो बजट का प्रावधान है, नई स्क्रैपिंग नीति, उस पर इन्होंने संपादकीय लिखा है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों पर चर्चा के साथ, संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।